हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एजुटेक क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 12th का न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 6 दैट इज स्टाफिंग। प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को डिस्कस किया था। पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग करते हैं, देन आफ्टर उसी प्लान को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के माध्यम से चीज़ों को अरेंज करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं या एक जगह कलेक्ट करते हैं। ओके, आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग हमने देखा कि हमें किन किन लोगों की आवश्यकता है, हमें कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक टास्क को या स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है। तो स्टाफिंग के नीड्स क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है उसका, वो सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ओके, बट इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति काम कर रहा है वो व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पोस्ट हैं उस पोस्ट के लिए वो सही व्यक्ति हो, राइट पीपल हो। ओके, उसी को हम स्टाफिंग के माध्यम से सेलेक्ट करते हैं। स्टाफिंग में हम जान पाएंगे कि स्टाफिंग में हम लोग सिलेक्शन करते हैं, क्यों करते हैं। ओके, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ओनली थ्रू कंपिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस रिसोर्सेज है तो उसका उपयोग हम कैसे सही तरीके से कर सकेंगे हम कर सकेंगे जब हमारे पास करेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल होगा, सही हम चयन कर पाएंगे व्यक्तियों का। ह्यूमन रिसोर्सेज का अगर हम सिलेक्शन अच्छा करते हैं तभी हमारे पास जितना भी रिसोर्सेज है हम उन रिसोर्सेज का उपयोग सही ढंग से कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर। स्टाफिंग क्या कंसिस्ट करता है? मैन पावर करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज को ही हम स्टाफिंग में इंक्लूड करते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है? प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। ओके, स्टाफिंग जो है वो मैन पावर को कंसिस्ट करता है। स्टाफिंग के अंदर हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज का सिलेक्शन करते हैं या ह्यूमन बीइंग का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। ओके, या हम लोग उसको रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन, और उन्हें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं टाइम टू टाइम। देन कंपनसेशन हम उन्हें देते हैं, हम उन्हें कंपनसेशन, हमने ह्यूमन बीइंग का सिलेक्शन किया, हम उनसे काम ले रहे हैं तो उस काम के बदले वी हैव टू पे समथिंग, तो हम उन्हें सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव्स, इस माध्यम से हम उन्हें कंपनसेट कर सकते हैं। एंड प्रमोशन, जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, लॉन्ग टाइम से वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और उसकी जो काम करने की क्षमता है, वो स्किल है, वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, तो जिस डिपार्टमेंट में उसका सिलेक्शन हुआ था अब उसमें इतना इम्प्रूवमेंट आ गया है कि अब उसका प्रमोशन होना चाहिए, तो हम प्रमोशन के माध्यम से उसका मॉरल बढ़ा सकते हैं। देन मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर इज टू परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शंस। हम लोगों ने मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस को पढ़ा था: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड द लास्ट कंट्रोलिंग। तो ये स्टाफिंग जो है वो थर्ड फंक्शन में काउंट होगा आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो हमारा फंक्शन आएगा वो होगा स्टाफिंग। प्लानिंग में हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं या हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। अगर हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे कि हमने क्या करना है, किसके साथ मिलकर के करना है, कितने रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी,
ये सारा कुछ हम लोग प्लानिंग में डिस्कस करते हैं। प्लानिंग में डिस्कस करने के बाद एट द सेकंड स्टेज हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, हमने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली, सिस्टमैटिक वे में हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमें इन इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। देन ऑर्गेनाइज करने के बाद अब हमें सेलेक्ट करना है परफेक्ट पीपल का, और आई कैन से राइट पीपल का, सही व्यक्ति का चयन करना है फॉर द राइट जॉब। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज थ्रू स्टाफिंग फंक्शन मैनेजर फिल ऑल द जॉब्स क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजर क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा क्रिएट किया गया है जॉब्स। ओके, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग जॉब्स को क्रिएट करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन व्यक्तियों की आवश्यकता होगी या जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। और जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे जॉब का क्रिएशन होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्रिएट किया, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जब क्रिएट हुआ तो उसमें एक अकाउंटेंट की आवश्यकता होगी या एक सीए की आवश्यकता होगी जो पूरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा। ओके, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन होना है तो हमें एक प्रोडक्शन मैनेजर की आवश्यकता होगी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करेगा या डेटा कलेक्ट कर करके प्रोडक्शन करेगा। देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में हमारे लिए वर्कर्स भी होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ भी होने चाहिए, ताकि हम उसी के माध्यम से अपने बिजनेस में प्रोडक्शन कर पाएंगे। अनदर एग्जाम्पल वी हैव इज मार्केटिंग। अगर हमने प्रोडक्शन किया है तो गुड्स को हमें मार्केट में सप्लाई करना होगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ हमने क्रिएट कर लिया। केवल क्रिएट करने के साथ हम उस चीज़ को मेंटेन कैसे कर पाएंगे, स्टाफिंग के माध्यम से। हम उस राइट पोजीशन पे राइट पीपल को सेलेक्ट कर करके होल्ड करवाएंगे, बैठाएंगे। देन ओनली वो राइट पर्सन जो है, वो सही व्यक्ति उस पोजीशन में बैठा है, देन वो सारी चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में लेकर के रन करेगा। ओके, ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन। थ्रू स्टाफिंग फंक्शन मैनेजर फिल ऑल द जॉब्स क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन। जितने भी जॉब्स को हमने ऑर्गेनाइजिंग में क्रिएट किया था, हम स्टाफिंग के माध्यम से या स्टाफिंग फंक्शन के अंदर हम उन सारे जॉब्स को फिल करते हैं। ओके, सारे जॉब्स को हम फिल करते हैं। कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि अगर अकाउंटेंट की आवश्यकता है तो अकाउंटेंट को हम कैसे फिल कर सकते हैं, उस खाली जगह में सही व्यक्ति का चयन करके राइट पर्सन को अगर हम सेलेक्ट करते हैं और वो राइट पर्सन अकाउंटेंट के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, ओके, उसके पास मान लेते हैं कि बीकॉम का डिग्री है और प्लस टैली भी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अकाउंट्स का काम संभालेगा। अगर हमें इससे हायर क्वालिटी का चाहिए अकाउंटेंट तो हम सीए के पास जाएंगे कि सीए हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालेगा, क्योंकि उसके पास जो डिग्री है वो और हायर डिग्री है। तो अगर हम सही व्यक्ति का चयन नहीं करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को या अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हम तभी रीच कर पाएंगे जब हम सिस्टमैटिकली वे में सारे कामों को पूरा कर रहे होते हैं। ओके, स्टाफिंग रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरी सिंगल पर्सन एम्प्लॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज द इंडिविजुअल वर्कर हु इज द अल्टीमेट परफॉर्मर। स्टाफिंग जो है वो क्या इंश्योर करता है, वो इंश्योर करता है कि हमने हर एक इंडिविजुअल का या हर एक एम्प्लॉय का ध्यान रखना है, और वो हर एक एम्प्लॉय, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने उसको सेलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया बनाया था।
उस व्यक्ति ने उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया, देन आफ्टर हमने उसका सिलेक्शन किया। द नेक्स्ट वी हैव इज नीड एंड इम्पोर्टेंस। नीड एंड इम्पोर्टेंस में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है ऑब्टेनिंग कंपिटेंट पर्सनल। प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कंपिटेंट पर्सनल ऑफ वेरियस जॉब। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सही व्यक्ति का चयन करते हैं। जो व्यक्ति सक्षम है, जो व्यक्ति कैपेबल है, जिसके अंदर एबिलिटी है, जो स्किलफुल है, उस व्यक्ति का हम चयन करते हैं और उस व्यक्ति को हम जॉब लेटर अपॉइंट करते हैं या अपॉइंटमेंट लेटर हम उसे देते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट, फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। ओके, तो आपने क्या करना है, प्रॉपर स्टाफिंग करना है, उसको डिस्कवर करना है या ऑब्टेन करना है। कैसे कि वो सक्षम है किसी भी जॉब को करने के लिए या जिस जॉब या जिस पोस्ट के लिए हम उसे हायर कर रहे हैं या सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज हाई परफॉर्मेंस। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। ये बोलता है कि आप प्रॉपर स्टाफिंग करोगे और ये इंश्योर करोगे कि हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। आप राइट व्यक्ति को सेलेक्ट करोगे, सही व्यक्ति का चयन करोगे, किस लिए, फॉर द राइट जॉब। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसे समझने का प्रयास कर देंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मोदी जी को बराक ओबामा जी ने बोला कि मैं इंडिया आने वाला हूं और मुझे आपके यहाँ ढोकला खाना है। ओके, ये डिश है क्योंकि उन्होंने एक बार अमेरिका में खाया था विकास के द्वारा, जो हमारे शेफ हैं। तो जब मोदी जी ने अरेंजमेंट किया जिस होटल में, तो उस होटल में पता चला कि वहाँ कोई भी जो भी एम्प्लॉय है उसे ढोकला बनाना नहीं आता है। तो अब मोदी जी क्या करेंगे, उस व्यक्ति का सिलेक्शन करवाएंगे जो व्यक्ति परफेक्ट ढोकला बनाना जानता होगा। ओके, तो यहाँ पर हम किसी को भी हायर नहीं कर सकते या किसी को भी हम कोई काम नहीं दे सकते। हम उस व्यक्ति को वो काम देंगे जो व्यक्ति उस काम को करने के लिए सक्षम होगा, जिसके अंदर वो एबिलिटी होगा कि वो उस काम को पूरा कर सकता हो, तभी हम उसको वो काम करने के लिए देंगे। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझने का ट्राई करते हैं। मान लेते हैं ये एक स्टूडेंट है। ओके, ये क्लास का एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए है। ये एक एवरेज स्टूडेंट है। ये मार्क्स तो ऑब्टेन करता है लेकिन ये सही से पढ़ नहीं पाता है या अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाता है। इसका जो परफॉर्मेंस है उतना हाई नहीं हो पाता है जितना हायर होना चाहिए। तो इसको इसके पेरेंट्स ने क्या किया, एक ट्यूटर के पास भेज दिया जिसका नाम मिस्टर पी था। ओके, मिस्टर पी जो है वो एक्सपर्ट है मैथ्स में। ओके, और मिस्टर एक्स जो है वो एक्सपर्ट है हिस्ट्री में। ए जो है उसको हिस्ट्री उतनी अच्छी समझ में नहीं आती और मैथ्स भी उतना अच्छा नहीं है। अगर इसके पेरेंट्स इसको हिस्ट्री पढ़ने के लिए अगर मिस्टर पी के पास भेज दे और मैथ्स पढ़ने के लिए मिस्टर एक्स के पास अगर भेज देंगे, क्या पी जो है वो परफेक्टली हिस्ट्री पढ़ा पाएगा? नहीं। और मिस्टर एक्स जो है, जो एक्सपर्ट है हिस्ट्री में, क्या वो परफेक्टली मैथ्स पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। तो हम देख रहे हैं दोनों ही ट्यूशन पढ़ाते हैं, दोनों ही टीचिंग करते हैं, दोनों ही टीचर हैं, लेकिन अंतर क्या है, दोनों अपने जॉब को परफॉर्म करते हैं, उस जॉब को जिसमें वो माहिर हैं, जिसमें उनको महारत हासिल है, जिसमें वो काबिल हैं, जिसका उनके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। अगर हम
इनके पास हिस्ट्री पढ़ने के लिए भेज दें, ये पढ़ा तो देंगे लेकिन उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से मिस्टर एक्स कर पाएगा। ओके, या मिस्टर एक्स उस तरीके से मैथ्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा जिस तरीके से मिस्टर पी कर पाएंगे। तो आप उस व्यक्ति का सिलेक्शन करोगे जो व्यक्ति उस जॉब के लिए या उस चीज को करने के लिए कैपेबल हो या उस चीज को करने के लिए वो सक्षम होगा। तो पेरेंट्स अगर सही निर्णय लेते हैं और मैथ्स के लिए पी के पास और हिस्ट्री के लिए एक्स के पास सेंड करते हैं, तभी ये जो ए है स्टूडेंट, इसका जो मार्क्स है वो इम्प्रूव करेगा। अगर हमने सिलेक्शन ही गलत कर दिया है तो हमारा परफॉर्मेंस भी डिक्रीज करेगा, हम कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ जॉब्स होते हैं, तो उस जॉब्स को हम इफेक्टिव वे में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं या उस जॉब को हम सही तरीके से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लेते हैं ये है बी, ओके, जो प्रोडक्शन करता है। ये बी है जो प्रोडक्शन कर रहा है या जिसके पास प्रोडक्शन से रिलेटेड नॉलेज है कि हमने कौन सा रॉ मटेरियल यूज करना है, हमने कैसे रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करना है, हमने कैसे एम्प्लॉयज को इंगेज करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन बी के पास है। ऑन द सेकंड हैंड हमारे पास है मिस्टर सी जो मार्केटिंग का इंफॉर्मेशन रखता है। ओके, बी के पास कौन सा इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्शन का नॉलेज है, और सी के पास मार्केटिंग का है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बी को मार्केटिंग दे देते हैं और सी को हम प्रोडक्शन करने दे देंगे, तो वहां पर हम देख पाएंगे कि वहां पर चीजें सिस्टमैटिक वे में नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं चीजें लैक कर रही हैं, कहीं ना कहीं कमी रह जा रहा है, जिसके कारण जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में थोड़ा सा असमर्थ हो रहा है। ओके, तो उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे? उसको हम तभी पूरा कर पाएंगे जब हम बी को उसी जॉब पर हायर करेंगे, उसी जॉब के लिए उसको अपॉइंट करेंगे जिस जॉब को वो करने में सक्षम होगा या जिस काम को करने में वो सक्षम होगा, जिसको वो ईजिली कर पाएगा, जिसको वो ईजिली मैनेज कर पाएगा, जिसको वो ईजिली टैकल कर पाएगा। अगर हम बी को मार्केटिंग दे देते हैं तो इसके पास मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, ये केवल जानता है कि मुझे कौन सा रॉ मटेरियल किस प्रोडक्ट के लिए यूटिलाइज करना है या कौन से मशीनरी में हम मिनिमम वेस्टेज के थ्रू हम प्रोडक्शन कर सकते हैं या कौन सा टेक्नोलॉजी या मशीनरी हमारे ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए अच्छा हो सकता है। अगर हम मार्केटिंग दे देंगे बी को तो हो सकता है वो इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा कस्टमर से, या वो कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इफेक्टिवली नहीं बता पाएगा। जिस तरीके से सी बताएगा उस हिसाब से हो सकता है कि बी नहीं बता पाएगा। मार्केटिंग के अंदर अगर हम एडवर्टीजमेंट को भी रखते हैं और सेल को भी रखते हैं, ओके, और सी जो है वो एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ उतना इंफॉर्मेशन तो है लेकिन उतना नहीं क्रिएटिव सोचता है जितना उसे सोचना चाहिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में हम प्रोडक्ट को क्रिएटिव और अट्रैक्टिव तरीके से पब्लिक को पेश करते हैं। एडवर्टीजमेंट में हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताते हैं। तो हमने देखा अगर हम सही व्यक्ति का चयन नहीं करते हैं, राइट पर्सन का सिलेक्शन नहीं करते हैं और ये इंश्योर नहीं करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस डे बाय डे कैसे इंक्रीज करेगा, डे बाय डे कैसे और बेटर होगा, या डे बाय डे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये तभी हम इंश्योर करेंगे जब हम
सही व्यक्ति को चयन करेंगे फॉर द राइट जॉब, तभी हम परफॉर्मेंस को और डे बाय डे इन्हेंस कर पाएंगे और हम परफॉर्मेंस को डे बाय डे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया जाता है विथ सम स्पेसिफिक पर्पस, तो उस स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए हम अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो हम अपने बिजनेस को डेवलप कैसे कर पाएंगे। हम प्रॉफिट तभी कमाएंगे जब हमने सिलेक्शन सही व्यक्ति का किया हो, जब हमने चयन सही व्यक्ति का किया हो, राइट पर्सन का किया हो, देन ओनली वी कैन अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। अदरवाइज अगर हम गलत व्यक्ति का सिलेक्शन कर लेते हैं, वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए सक्षम नहीं है, वो उस काम को करने के लिए कैपेबल नहीं है, या उतना उसके अंदर एबिलिटी नहीं है या स्किल नहीं है कि वो उस काम को इफेक्टिवली कर पाए, तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। बिकॉज अगर हम लोग किसी भी रिसोर्सेस को यूज करते हैं तो हम लोग उसका हमेशा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के अंदर यूज करना चाहते हैं, या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से हम उसको यूज करेंगे तभी हम उसका भरपूर उपयोग कर पाएंगे। रिसोर्सेस का अगर हम भरपूर उपयोग करेंगे तभी हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज कंटिन्यूअस ग्रोथ। ये हमारा है पॉइंट नंबर 3। ये बोलता है प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइजेस। यहां पर हमने सर्वाइवल देखा और ग्रोथ देखा। सर्वाइव हम तब कर पाएंगे जब हमारा एग्जिस्टेंस मार्केट में कायम रहेगा, या जब हम उतना कमा पा रहे हैं प्रॉफिट जिससे हम सर्वाइव कर पाए, जिससे हम जिंदा रह पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बी की बात करते हैं, बी को कम से कम एक दिन में किसी को भी कम से कम 3 बार खाना खाना होता है। ओके, ये हम सबको ही खाते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए कम से कम तो 1 से 2 बार तो खाना पड़ेगा, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। अगर हम लॉन्ग टाइम तक कुछ नहीं खाएंगे तो हम वीक हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और एट द एंड हमारा डेथ हो जाएगा। तो हमें सरवाइव करने के लिए अगर फूड की ज़रूरत है, खाने और पीने की आवश्यकता है, उसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए मार्केट में, उसको सरवाइव करने के लिए अपने आप को या उसको प्रॉफिट कमाना होगा। उतना कमाना होगा कि वो अपने कॉस्ट के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कमाए, जितना उसने कॉस्ट लगाया है, जितना उसके प्रोडक्शन करने में कॉस्ट लगा है, एटलीस्ट उतना उसको मिल जाए कि वो मैनेज कर पाए और खुद को सरवाइव कर पाए। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव नहीं करवा पाएंगे तो हम उसको ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जब तक आप सरवाइव नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे। अगर हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, अर्थात हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ग्रोथ डिपेंड करता है प्रॉफिट पे और प्रॉफिट डिपेंड करता है सर्वाइवल पे। तो सर्वाइवल तो करना ही पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल किस पे डिपेंड करेगा? तो हम कह सकते हैं कि मैनेजर की इफिशियंसी पे और स्टाफ पे और एम्प्लॉय पे जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, और वी कैन से वर्कर्स। हम अगर मैनेजर बोलते हैं, स्टाफ बोलते हैं, एम्प्लॉयज बोलते हैं या वर्कर्स बोलते हैं, ये सारे लोग कौन है? ह्यूमन रिसोर्सेस है। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्सेस का हम सिलेक्शन अगर सही ढंग से करते हैं तभी वो इंश्योर करता है कंटिन्यूअस सर्वाइवल और ग्रोथ का। ओके, सेम एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। ये जो ए है ये एक स्टूडेंट है। ओके, हमने देखा था मिस्टर पी और मिस्टर एक्स जो
ये मैथ्स टीचर है और ये हिस्ट्री का टीचर है। ए जो है वो ठीक ठाक पढ़ लेता है, ओके, वो पासिंग मार्क्स ले आता है, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहता है। तो कम से कम अगर उसको पास करना है तो उतना तो मार्क्स लाना ही पड़ेगा हर एग्जाम में कि वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो पाए। मान लेते हैं क्लास 9th में उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन टीचर ने उसे प्रमोट कर दिया, प्रमोट करके उसे क्लास 10th में सेंड कर दिया। अब 10th में जब वो आ गया तब तो उसे 10th में सरवाइव करना पड़ेगा, एटलीस्ट उतना मार्क्स तो स्कोर करना पड़ेगा कि वो 10th के बोर्ड एग्जाम में क्वालिफाई हो पाए। इसके लिए वो करेगा, मैथ्स अगर उसका अच्छा नहीं है तो मैथ्स टीचर के पास जाएगा, अगर हिस्ट्री अच्छा नहीं है तो हिस्ट्री के ट्यूटर के पास जाएगा। तो यहाँ अगर वो जाएगा तो यहाँ पर वो खुद को सरवाइव करवा पाएगा, इनके थ्रू, टीचर के थ्रू वो क्लास 10th में सरवाइव कर पाएगा। उसने तो 9th में बस जस्ट पास किया और प्रमोट होकर के आ गया, या किसी एक सब्जेक्ट में फेल था, मान लेते हैं कि वो मैथ्स में और हिस्ट्री में फेल था, लेकिन टीचर ने उसे पास कर दिया। हालांकि पास नहीं होता वो, लेकिन टीचर ने प्रमोशन दे दिया। अब जब वो प्रमोट होकर के क्लास 10th में आया, यहाँ पर अगर हिस्ट्री में उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया और मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तब तो वो 10th में रह जाएगा। अब 10th में तो सरवाइव करना है, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, तो खुद को वो क्या करेगा, डेवलप करने का प्रयास करेगा, खुद को वो इन्हांस करने का प्रयास करेगा। इसके लिए वो मैथ्स और हिस्ट्री के ट्यूटर के पास जाएगा। तो जब तक उसे क्लास 10th में सरवाइव करना है तो ये इंश्योर करना होगा कि जिस सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है वो उस सब्जेक्ट टीचर के पास जाएगा और अपने परफॉर्मेंस को डे बाय डे ग्रो करने का या बेटर करने का प्रयास करेगा। देन ओनली वो क्लास में सरवाइव करके, और जब भी क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम होगा तो वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएगा। तो हमने देखा, अगर क्लास 10th में सरवाइव करना है तो हमने सब्जेक्ट में ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारा पकड़ सब्जेक्ट में अच्छा रहेगा तभी हम ग्रो कर पाएंगे। उसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सरवाइव करता है और वो अभी नया है मार्केट में, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है, नंबर ऑफ कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है, तो उन कंपनीज से अगर हम compete नहीं करेंगे या उस कंपनी, जितनी भी कॉम्पिटिटर हमारे हैं, हम उनके हिसाब से या मार्केट के डिमांड के हिसाब से अगर हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं, या हमारे क्वालिटी में कमी रह जाता है, या हमारा क्वालिटी अच्छा है लेकिन हमें थोड़ा पेशेंटली ध्यान देना पड़ेगा, पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा कि हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक रीच करवा पाए। अगर हमारे नंबर ऑफ कस्टमर धीरे धीरे बढ़ने लगे तो हमारा ग्रो भी होगा। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 4, इट प्रिवेंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हाई लेबर कॉस्ट। अगर हम बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी भरपूर उपयोग, बेटर से बेटर तरीके से आप रिसोर्सेज का कैसे यूज कर सकते हो। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ओके, हम ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा कि जितने भी स्टाफ, जितने भी एम्प्लॉयज या जितने भी वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल होते हैं, हम उनका सही तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं। हमने उनका सिलेक्शन कर लिया, हमने उनको पोस्ट दे दिया, अब उस पोस्ट पर जो ड्यूटी है,
जब तक हम उन्हें असाइन नहीं करेंगे या उस पोस्ट के लिए जिनको हायर किया गया है अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे, अगर हम उन्हें ड्यूटी असाइन नहीं करेंगे, काम नहीं देंगे, तो हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। फिर उनका क्या होगा? अंडर यूटिलाइजेशन होगा। अगर अंडर यूटिलाइजेशन होगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव पीछे रह जाएगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस पीछे रह जाएगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तक हम रीच नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और बहुत नेसेसरी होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल से लेकर के ग्रोथ तक। स्टाफ का सिलेक्शन कर लेना ये ठीक है, लेकिन उस स्टाफ से काम लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगर हम टाइम टू टाइम सैलरी दे रहे हैं तो हम उनसे काम भी लेंगे। उनका सिलेक्शन जिस पर्पस के लिए किया गया है एटलीस्ट उस इंटेंशन को या उस इंटरेस्ट को पूरा करना है उन्हें, तो हमें अपने स्टाफ्स को यूटिलाइज करना है, उनके परफॉर्मेंस या उनके स्किल को हमें यूटिलाइज करना होगा। अगर हमने किसी स्टाफ का सिलेक्शन किया है तो उनके अंदर स्किल होगा, नॉलेज होगा, इंफॉर्मेशन होगा उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, देन ओनली हम लोगों ने उनका सिलेक्शन किया है। तो जितना नॉलेज है, जितनी एबिलिटी है, जितना स्किल है, हम उसको ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कराने के लिए यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 बोलता है improves job satisfaction. It improves job satisfaction and moral of employee. Satisfaction तब होगा जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में उन व्यक्तियों को सेलेक्ट करें जिनकी आवश्यकता है। ओके, सही व्यक्ति को सही पोस्ट पर या सही वैकेंट पोजीशन पे अपॉइंट करना ये सही निर्णय होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑन द अदर हैंड, अगर हमने स्टाफ का सिलेक्शन किया है और वो स्टाफ उस जॉब के लिए कैपेबल नहीं है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर ने उसको सेलेक्ट कर लिया, क्या वो उससे खुश हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उस जॉब के लिए बना ही नहीं है, ना ही उस जॉब से रिलेटेड या उस पोस्ट से रिलेटेड उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है। अगर हमने सही व्यक्ति का चयन किया है फॉर द राइट जॉब और राइट पोजीशन, तो हम उसको कैसे उसका मोरल या उसका हम सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं? तो हम उसे टाइम टू टाइम सैलरी पे करेंगे और हम उसे रिवॉर्ड दे सकते हैं। जॉब का सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब उस जॉब से रिलेटेड उसको एप्रिसिएशन मिलेगा, जब उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जब उसको कुछ ना कुछ फेयर रेम्यूनरेशन उसको मिलेगा, तभी, या फेयर सैलरी हम कह सकते हैं, या कंपनसेशन। सही अगर हम सैलरी दे रहे हैं या कंपनसेशन उसको हम पे कर रहे हैं उस जॉब के लिए, तभी वो सेटिस्फाई होगा। तो एक एम्प्लॉई तभी सेटिस्फाई होगा जब हम उसको उस जॉब के लिए या उस काम के लिए उसको हम रिवॉर्ड दे रहे हैं, या उसको कंपनसेट कर रहे हैं, या उसको फेयर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं जो जितना काम हम उससे ले रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग एंड नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। नीड एंड इम्पॉर्टेंस में हम लोगों ने 5 पॉइंट डिस्कस किया। फर्स्ट, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, नेक्स्ट हायर परफॉर्मेंस, कंटिन्यूअस ग्रोथ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड द लास्ट इज इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन।